डिस्क्लेमर या अस्वीकरण। प्रस्तुत जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। फिर भी दर्शकों से अनुरोध है कि वे तथ्यों की स्वतंत्र रूप से जांच करें। चैनल पूरी प्रामाणिकता का दावा नहीं करता है। यदि आपको किसी भी त्रुटि का पता चले तो कृपया अन्य लोगों की सहायता के लिए उसे टिप्पणी में साझा करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सामरिक विमर्श यूपीएससी की आज की क्लास में। और मैं हूं आनंद। दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बार फिर से CSAT पैटर्न पर बेस्ड एक मॉक टेस्ट करेंगे। तो चलिए इंतज़ार नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और जैसा कि हमेशा से मेरी एडवाइस रहती है आप लोगों को कि जब भी इस तरह का कोई भी हम मॉक टेस्ट करते हैं तो जब एक बार क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस हम पढ़ लेंगे तो आप वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज करके सही आंसर गेस करने का प्रयास कीजिएगा, और उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप उसको मिलाइएगा। अगर आंसर आपका सही है तो वेल एंड गुड, अगर सही नहीं है तो आगे से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा भारत में छुआछूत की कुप्रथा को अबॉलिश किया गया था, यानी कि उस पर रोक लगाई गई थी। तो हमारे पास चार ऑप्शंस है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 17 और 19। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? आप चाहो तो जब भी मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आप वीडियो पॉज कर दिया करो और सही आंसर गेस किया करो। ठीक है, तो हमारा सही आंसर है आर्टिकल 17। ठीक है, सी, आर्टिकल 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका जवाब तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता होगा। इसका जवाब है ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं। पहला, टू कंडक्ट इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। दूसरा, टू ड्राफ्ट लॉज रिगार्डिंग इलेक्शंस। तीसरा, टू मॉनिटर पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शनिंग। और चौथा, टू कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शंस ओनली। तो ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले में वो बता रहे हैं कि चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य जो संसद और विधानसभाओं के चुनाव कराना है। दूसरे में ऑप्शन में कह रहे हैं कि चुनाव से जुड़े हुए लॉज को ड्राफ्ट करना है। तीसरे में कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे देश में हैं उनकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करना है, उसकी देखरेख करनी या निगरानी करना है। और चौथा ऑप्शन कह रहे हैं टू कंडक्ट लोकल बॉडी इलेक्शंस ओनली, कि भारत में केवल लोकल बॉडी इलेक्शंस को, यानी कि नगर पालिका या महापालिकाओं या पंचायत आदि के चुनावों को कराना ही उसका प्रमुख कार्य है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वो है ए, टू कंडक्ट इलेक्शंस ऑफ टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। ऑब्वियसली लॉ बनाना, उसको ड्राफ्ट करना, ये संसद का काम है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एनश्राइंड इन विच पार्ट? यानी कि भारतीय संविधान के किस हिस्से में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है या उससे जुड़ा अनुच्छेद लिखा हुआ है? तो इसके चार ऑप्शंस हैं, पार्ट 1, 2, 3 और 4। तो इनमें से किस पार्ट में फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है? तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि पार्ट 3। तो पार्ट 3 में भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है। ठीक है,
अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो 5वां प्रश्न है, विच रिवर इज़ नोन एज द गैंजेस ऑफ द साउथ, यानी कि दक्षिणी भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। 4 ऑप्शंस हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नर्मदा। तो इसका सही जवाब है ए, गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी को, जो गोदावरी नदी है, उसको दक्षिणी भारत की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो छठे प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत रत्न इज अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एक्सीलेंस इन व्हाट फील्ड्स, यानी कि भारत में जो भारत रत्न की उपाधि, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये भारत रत्न का जो पुरस्कार है या जो इसकी उपाधि है, ये जो भारतीय राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है। पहला ऑप्शन है लिटरेचर एंड फिलॉसफी, यानी कि साहित्य आदि के जगत में, आदि के क्षेत्र में। दूसरा है आर्ट्स, सोशल वर्क एंड पब्लिक अफेयर्स, यानी कि कला के क्षेत्र में या सामाजिक जो कार्य करते हैं उसके क्षेत्र में, या जो पब्लिक अफेयर्स यानी कि जो पब्लिक, आप कह सकते हो कि एक सामाजिक क्षेत्र से ही जुड़े हुए विभिन्न वर्गों में जो कार्य करते हैं उस फील्ड में। सी है स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, ठीक है, यानी कि खेल और जो एंटरटेनमेंट का फील्ड है। और डी ऑप्शन है एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडीवर, यानी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान आपने दिया हो, यानी कि समाज का कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें समाज के हित में आपने अपना सर्वोच्च योगदान या उत्कृष्ट योगदान दिया हो। तो ये 4 ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एनी फील्ड ऑफ द ह्यूमन एंडीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 7वें प्रश्न में पूछा है, हु वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चले असहयोग आंदोलन के दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो उस समय कौन अध्यक्ष था। तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है सुभाष चंद्र बोस। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से आप सही ऑप्शन गैस कीजिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि महात्मा गांधी जी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अब 8वें प्रश्न में पूछा है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर, यानी कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है जिसको आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आपको 4 वर्ष दिए हुए हैं, सन 1935, 1935, 1951, 1947 और 1949। इन 4 वर्षों में से किस वर्ष में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका सही उत्तर है डी, 1949। तो अब अगले सवाल पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स इज नेटिव टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, यानी कि भारत की वो कौन सी अनुसूचित जनजाति है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है, भील, जरवा, गोंड्स या संथाल। तो भील, जरवा या जरावा, आप जैसा भी प्रोनाउंस करो, गोंड और संथाल, इन चारों में से कौन सी अनुसूचित जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी मानी जाती है। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि जरवा या जरावा। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां,
इसमें पूछ रहे हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज़ टू, यानी कि भारत में मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला, प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि भारत में विदेशी निवेश को प्रमोट करना, उसको लाना। दूसरा, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि भारत की जो आधारभूत संरचना है उसका विकास करना। तीसरा, एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्माण को प्रोत्साहित करना। और चौथा है सपोर्ट एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़, यानी कि भारत में कृषि से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना। तो ये 4 ऑप्शंस हैं और इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, यानी कि भारत में निर्माण को बढ़ावा देना। वो किसी भी तरह का निर्माण हो, किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण हो, किसी भी तरह का जो इंडस्ट्रियल जो भी प्रोडक्शन होता है उसको भारत में बढ़ावा देना। ठीक है, तो 10th का है सी, इनकरेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, यानी कि जो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था, यानी कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो ये आंदोलन जो चला था वो किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, यानी कि किस वर्ष शुरू किया गया था। तो पहला ऑप्शन है सन 1940, दूसरा है 42, 1930 और 1920। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है बी, 1942। ठीक है, तो 11th का है बी, 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज एसोसिएटेड विद विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत था ये भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने इसको शुरू किया था, ये किससे जुड़ा हुआ है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से सन 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारत का, वो उसके होने में इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, 1857 का जो पहला स्वतंत्रता आंदोलन था उसके होने में एक बहुत बड़ा कारण ये पॉलिसी थी जो कि उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो भारत के थे उन्होंने अडॉप्ट की थी। तो ये इनमें से 4 गवर्नर जनरल्स में से किसका ये सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था या प्रोपगेट किया गया था। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है लॉर्ड डलहौजी, तीसरा है लॉर्ड कर्जन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ले। तो इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है बी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था और इसी सिद्धांत के कारण भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था वो इसी सिद्धांत के कारण आप कह सकते हैं इसका एक बहुत बड़ा योगदान था। और भी कई कारण थे, बहुत सारे कारण थे, परंतु डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत था वो प्रमुख कारणों में से एक था। अगला प्रश्न, अब ये 13वें प्रश्न में ये कंपैरेटिवली आसान प्रश्न है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है लेंथ वाइज। ठीक है, तो पहला है यमुना, दूसरा ऑप्शन है गोदावरी, तीसरा ऑप्शन है गंगा और चौथा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। तो इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन क्या है, भारत की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा। ठीक है, तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा
फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर में नहीं आता है, ठीक है। यानी कि मूलभूत दायित्व एक नागरिक होने के नाते जो हमारे होते हैं उस श्रेणी में इनमें से कौन सा नहीं आता है। तो जब भी आप, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब भी इस तरह के पेपर्स आप सॉल्व करें तो ध्यान रखें कि आंसर एफर्मेटिव में पूछा है कि नेगेटिव में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, ये नॉट पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है। पता चला आप गलत ऑप्शन चूज़ करके आ गए, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 14th के 4 ऑप्शन है। पहला, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। दूसरा, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। तीसरा, टू वोट इन इलेक्शंस। और चौथा, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो वो आपका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, टू वोट इन इलेक्शंस, ठीक है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर में नहीं आता, यानी कि बाकी के तीनों आते हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14 का आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। 15वें क्वेश्चन में पूछा है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियाज रिवेन्यू इज। रिवेन्यू का मतलब आमदनी होता है, ठीक है। तो द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियाज रिवेन्यू इज, यानी कि भारत की आमदनी का प्रमुख सोर्स क्या है? यहाँ पर भारत मतलब भारत सरकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। ए, पर्सनल इनकम टैक्स। दूसरा है कस्टम ड्यूटी। तीसरा है कॉरपोरेट टैक्स। और चौथा ऑप्शन है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि इनमें से कौन सा टैक्स या ड्यूटी जो है वो भारतीय सरकार के आमदनी के प्रमुख स्रोत में से एक है या प्रमुख स्रोत है, ठीक है। तो द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियाज रेवेन्यू मतलब इन चारों में से भारतीय सरकार के रेवेन्यू यानी कि उसकी आमदनी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो आपको लिखना है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में जीएसटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो 15th का है डी। आगे चलते हैं। अब 16th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद। यानी कि भारत में हरित क्रांति शब्द जो है या जो ये एक वाक्यांश है, जो एक फ्रेज है, वो इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से किससे जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है इरिगेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सिंचाई से जुड़ी हुई तकनीक से जुड़ा हुआ है। दूसरा है इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि भारत में खाद्यान्न का जो प्रोडक्शन है उसकी बढ़ोतरी से जुड़ा हुआ है। तीसरा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, यानी कि भारत में जो प्रकृति और जो एनवायरनमेंट है, यानी कि भारत में जो भी वातावरण और जो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ जो कंजर्वेशन का काम है उससे जुड़ा हुआ है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है। या चौथा ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, या भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग की ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन चारों में से ये हरित क्रांति शब्द ग्रीन रिवॉल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, फिर भी कई बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इजी और टफ कुछ नहीं होता है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो कई बार बहुत इजी क्वेश्चन भी आपसे गलत हो जाता है क्योंकि आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया या वो आप उसको सही तरह से आपने क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है। तो हमारे लिए तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, विच इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। यानी कि भारत में न्याय से जुड़ी हुई सर्वोच्च संस्था कौन सी है? पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और चौथा है लोक अदालत। तो ये बहुत ही आसान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत में न्याय से जुड़ी हुई सर्वोच्च संस्था है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
18th question is asking that the main purpose of नीति आयोग is to, यानी कि भारत में जो नीति आयोग का गठन हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला, ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को लिखना या उसको ड्राफ्ट करना। दूसरा, एक्ट एज इंडियाज़ प्लानिंग कमीशन रिप्लेसमेंट, यानी कि भारत में जो पहले योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन था, उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर इस आयोग को कार्य करना होता है, यानी कि योजना आयोग के स्थान पर ये कार्य करता है। तीसरा, कंडक्ट इलेक्शंस, यानी कि भारत में चुनाव कराता है ये। या चौथा, रेगुलेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या भारत में जो वित्तीय संस्था हैं उनको रेगुलेट करता है, यानी कि उनका निर्देशन या उनको नियंत्रित करता है। इन चारों में से क्या काम है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एक्ट एज इंडियाज़ प्लानिंग कमीशन रिप्लेसमेंट, यानी कि भारत में पहले जो योजना आयोग नाम की संस्था थी, अब ये उसके स्थान पर कार्य करता है, और वही कार्य करता है जो कि पहले योजना आयोग में किए जाते थे। ठीक है। प्रश्न 19 में बोल रहे हैं विच अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान में संशोधन। ठीक है, कुछ संविधान में कुछ अगर बदलाव होता है, कुछ चेंज होता है, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। तो विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। तो भारत में जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी टैक्स का जो संशोधन हुआ, यानी कि ये जो जीएसटी का इंक्लूजन हुआ, ये भारतीय संविधान में किस संशोधन के तहत किया गया? तो आपके ऑप्शन है 101st अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 95th अमेंडमेंट, सी 99th और डी 102nd अमेंडमेंट। तो 101वां 95 नंबर का अमेंडमेंट या 99 नंबर का या 102 नंबर का, तो कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? तो सही जवाब है, और इसका जवाब याद रखने में भी आपको आसान रहेगा। सही जवाब है ए 101st अमेंडमेंट, जिसके थ्रू जीएसटी भारतीय संविधान में लाया गया। ठीक है, तो 19th का ए 101st अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 20वें सवाल में पूछ रहे हैं हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए, यानी कि जो जिसे हम हिंदी में आज़ाद हिंद फौज कहते हैं, तो उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिसने आज़ादी की लड़ाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी थी, तो उसकी स्थापना दिए गए महानुभावों में से किनके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है मोहन सिंह, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कई लोगों के द्वारा गलत भी इसका आंसर दिया जाता है। तो जब मैं बताऊंगा तो आप में से जिसको पता है उसको तो पता है, जिसको नहीं पता है वो आश्चर्यचकित हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मोहन सिंह। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा इसको अपने हाथों में लिया गया और फिर इसका बहुत ही ज़्यादा प्रसार किया गया, और उन्हीं के नेतृत्व में, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज अपने वृहद स्वरूप में, अपने वृहद आकार और स्वरूप में आई। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहन सिंह। स्थापना मोहन सिंह जी द्वारा की गई थी और इसको बाद में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा बड़े स्वरूप में और बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से इसका संचालन किया गया। ठीक है, तो उन्होंने, जब से सुभाष चंद्र बोस जी ने इसकी बागडोर संभाली, तब से जो आज़ाद हिंद फौज है वो अपने वृहद स्वरूप में आ गई। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि स्थापना तो मोहन सिंह जी द्वारा की गई थी, पर उसका प्रचार प्रसार करना, उसको पुष्पित पल्लवित करना और उसको आकार में बढ़ाना और उसको अंग्रेज़ों से लोहा लेने लायक सक्षम बनाना, ये कार्य सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला सवाल, तो 21वें प्रश्न में पूछा है द चक्र सिंबल ऑन द इंडियन फ्लैग इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि जो
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो बीच में आपको जो चक्र दिखाई देता है उसको हम और किस रूप में जानते हैं? तो पहला ऑप्शन है अशोक चक्र, दूसरा ऑप्शन है धर्म चक्र, तीसरा ऑप्शन है व्हील ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का चक्र, और चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी कि अशोक चक्र और धर्म चक्र दोनों के रूप में। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि अशोक चक्र भी कहा जाता है और धर्म चक्र भी उसको माना जाता है। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर राइट। तो 21 का 21 का ऑप्शन है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22nd क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत की सांस्कृतिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो 4 ऑप्शन है आपके, तमिल, कन्नड़, बंगाली और संस्कृत। यानी कि तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, बंगाली भाषा और संस्कृत भाषा, इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं मानी जाती है? ठीक है, तो 22nd का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी कि बंगाली। ठीक है, इसका मतलब बाकी की तीनों भाषाएं क्लासिकल भाषाएं मानी जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब अपने अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछ रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन, यानी कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा 2 अक्टूबर 1950 और 26 नवंबर 1949। तो ये 4 ऑप्शन हैं आपके, और इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 23rd का बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 24 में पूछ रहे हैं द टर्म ऑफ द राज्यसभा इज 4 years, 6 years, 5 years या लाइफ टर्म। तो राज्यसभा में जो सदस्यता मिलती है उसकी अवधि कितनी होती है? 4 साल, 5 साल, 6 साल या आजीवन। तो इसका जो सही ऑप्शन है, मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों को पता होगा, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 6 years यानी कि 6 साल। ठीक है, 25th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। मतलब नीचे दिए गए राज्यों के नाम में से आपको वो सही नाम चूज करना है, यानी कि वो राज्य चूज करना है जो भारत में कॉटन यानी कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, फिर पंजाब और तमिलनाडु। तो इन 4 राज्यों में से सबसे ज़्यादा कॉटन कौन प्रोड्यूस करता है? तो सही आंसर है बी, गुजरात। और अगर आपको याद रखने में दिक्कत हो, तो अगर आप महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में बार बार कंफ्यूज होते हो, तो आप याद रखिएगा कि भाई गुजरात में टेक्सटाइल मिल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कोरिलेट कर लेंगे कि वहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा उगता है, कपास से ही थ्रेड बनता है यानी कि धागा बनता है, उसी से टेक्सटाइल मिल्स यानी कि कपड़े की मिलें जो है वो उसके लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, जो धागा है वो कपड़े की मिलों के लिए रॉ मटेरियल है। तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अगला सवाल 26th क्वेश्चन में पूछा है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1999, 2000, 2005 और 2010। यानी कि सूचना का जो अधिकार कानून है वो कानून कब पास हुआ या इनैक्ट हुआ, वो कानून कब बना मतलब। ठीक है, तो 1999 में, 2000 में या 2005
या 10 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 2005 में। तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 27वें प्रश्न में पूछा है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी इज लोकेटेड एट, मतलब भारतीय सेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर स्थित है। तो 4 ऑप्शंस है आपके, ए पुणे, बी चेन्नई, सी लखनऊ और डी कोलकाता। तो सही उत्तर है ए पुणे। ठीक है, तो पुणे इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 28वां प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, पर ये बहुत ही आसान है, तो आप सबको इसका उत्तर पता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 29th क्वेश्चन में कह रहे हैं, दी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि शॉर्ट में नाटो बोलते हैं, वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। तो जो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश आते हैं, वो इनका एक सुरक्षा संगठन है या रक्षा संगठन आप कह सकते हो। तो ये किस वर्ष में स्थापित हुआ था या इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज़ 1949। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था और उसी के लगभग 4 साल बाद ये संगठन अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो 29th का आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट इज 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन है, तीसवां क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ भूटान इज रूपी, नगुलत्रम, टका या क्यात। इनमें से भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। तो 4 ऑप्शंस हैं, रूपी, नगुलत्रम, टका या क्यात। तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, नगुलत्रम। ठीक है, तो ये भूटान की करेंसी यानी कि वहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा को नगुलत्रम कहते हैं। तो 30th का सही आंसर है आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद वो है जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को परिभाषित करता है। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं आपके। पहला है आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, दूसरा है आर्टिकल 21, तीसरा है आर्टिकल 15 और चौथा है आर्टिकल 22। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हैं आपके। तो इसका जवाब भी मेरे ख्याल से आप में से कईयों को आता है, तो वो है आर्टिकल 19, जिसमें कि आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच से जुड़ा हुआ क्लॉज है। ठीक है, तो 32nd क्वेश्चन है, ये ब्रिक्स देशों के बारे में है, ब्रिक्स संगठन के बारे में है, बल्कि जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है और भारत भी इसका एक अभिन्न अंग है, या आप कह सकते हो फाउंडिंग मेंबर है। तो 32nd क्वेश्चन में पूछा है, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स डज नॉट इंक्लूड विच कंट्री। तो दी गई कंट्रीज़ में से ब्रिक्स में कौन सी कंट्री नहीं है, कौन सा देश सम्मिलित नहीं है या उसका सदस्य नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, ब्राज़ील, रशिया, चाइना और जापान। तो ये मैं पहले बता दूं कि आपको पता होगा भारत इसका सदस्य है, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। तो कौन सा देश नहीं है, तो बहुत आसान है, डी, जापान। तो जापान ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। 33वें प्रश्न में पूछ रहे हैं, द चिपको मूवमेंट वॉज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद
जो चिपको आंदोलन था वो मुख्य रूप से किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? पहला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तीसरा है रिवर पॉल्यूशन या चौथा है सॉइल इरोजन। तो इनमें से किस से जुड़ा हुआ आंदोलन था चिपको मूवमेंट? तो इसका सही जवाब है 33rd का बी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो ये जो पेड़ों के और जंगलों के संरक्षण से जुड़ा हुआ एक आंदोलन था। तो 33rd का सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है द इंडियन स्टेट नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज, यानी कि 5 नदियों का राज्य भारत में किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है पंजाब, फिर हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंजाब। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 35वें प्रश्न में पूछा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? फर्स्ट ऑप्शन इज फेमर, दूसरा ऑप्शन है स्टेप्स, तीसरा है टीबिया और चौथा ऑप्शन है उल्ना। तो इनमें से सबसे छोटी हड्डी मनुष्य के शरीर में कौन सी होती है? तो सही उत्तर है बी, स्टेप्स। ये मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानी जाती है। तो 35th का बी इज द राइट आंसर। 36th क्वेश्चन है विच इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, यानी कि जो हम घरों में सिलेंडर यूज़ करते हैं उसमें जो गैस भरी होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है, यानी कि उसकी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस होती है वो कौन सी होती है? ए ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी मीथेन और डी ईथेन। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है सी, मीथेन। ये उसकी मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैस होती है। ठीक है, तो 36 का सी। अगला 37 क्वेश्चन द स्वदेशी मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग विच इवेंट, यानी कि ब्रिटिश काल में स्वदेशी मूवमेंट जो था, स्वदेशी आंदोलन जो था, वो इनमें से कौन सी घटना के होने पर आयोजित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन। दूसरा है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो हुआ था। तीसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, और चौथा है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है? तो आप लोगों को जो रेगुलर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते रहे हैं उनके लिए आसान है, कई लोगों को टफ भी लग सकता है। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। तो स्वदेशी मूवमेंट जो था वो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल प्रोविंस के विभाजन के समय इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। ठीक है, तो 37 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 38th क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच इंडियन लीडर गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान, यानी कि भारत में किस नेता ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? 4 ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी या सुभाष चंद्र बोस जी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा दिया था। कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट। तो क्वेश्चन पेपर भी कोई भी एग्ज़ाम हो ऐसे ही सेटअप होता है। कुछ आंसर्स आपको बहुत इजी लगते हैं देने को और कुछ आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, 39th क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म फिस्कल डेफिसिट मीन, यानी कि अर्थशास्त्र का ये प्रश्न है कि फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है? पहला टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार द्वारा जो किसी वित्तीय वर्ष में जो टोटल
जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो टोटल खर्च किया जाता है, उससे जुड़ा हुआ है, या दूसरा ऑप्शन है एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू। रिवेन्यू कहते हैं कि जो आमदनी है या आमद है, और जो सरकार को जो अलग अलग ज़रियों से, टैक्सेस वगैरह के माध्यम से, डायरेक्ट टैक्सेस से, इनडायरेक्ट टैक्सेस से, और भी कई ज़रियों से जो आमदनी होती है उसको रिवेन्यू बोलते हैं। और जो गवर्नमेंट जो खर्च करती है, चाहे वो डिफेंस पे खर्च करे, चाहे वो सिविल जो एक्सपेंडिचर है उस पर खर्च करे, जो अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, सोशल स्कीम्स चलाती है, कई तरह के बेनिफिट्स देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है, वो सभी आपके एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। यानी कि जो पैसा आता है वो रिवेन्यू है, और जो पैसा जाता है या खर्च होता है वो है एक्सपेंडिचर। तो इन्होंने कहा व्हाट डज द टर्म फिस्कल डेफिसिट मीन। तो फिस्कल डेफिसिट को अगर हम सरकार और उससे जुड़े हुए लेन देन और आमदनी और खर्चों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अर्थशास्त्र में फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। तो पहला है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के द्वारा पूरा जो खर्च किसी वित्तीय वर्ष में किया जाता है उसको कहते हैं। दूसरा है एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू, यानी कि मान लो सरकार के पास जो आमद आई, जो आमदनी हुई सरकार की किसी साल में, उससे कहीं ज़्यादा सरकार ने अपनी अलग अलग स्कीम्स और ज़रूरतों और जो अलग अलग तरह के जो सरकार को खर्चे करने पड़ते हैं उसमें जो सरकार ने पैसा खर्च किया वो ज़्यादा है और आमदनी कम है, तो उसको बोलते हैं। या डेफिसिट इन दी करेंट अकाउंट, जो चालू खाता होता है उसमें कमी को बोलते हैं। या टोटल बोरोइंग बाय गवर्नमेंट, यानी कि सरकार जो मार्केट से या अलग अलग सोर्सेज से जो भी पैसा बोरो करती है उसको फिस्कल डेफिसिट माना जाता है। तो इन चारों में से फिस्कल डेफिसिट किसको माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। डेफिसिट शब्द का मतलब होता है कमी, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, यानी कि जब आमदनी कम हो और खर्चे ज़्यादा हो जाएं तो कोई भी देश की सरकार ऐसी सिचुएशन में अगर आ जाती है, किसी भी देश की सरकार, कि उसकी आमदनी कम हो जाए और उसके खर्चे बढ़ जाएं, तो उस स्थिति को फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन इज विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मैनचेस्टर, एक मैनचेस्टर ब्रिटेन में एक जगह, एक शहर है जो कि वहाँ की एक तरह से आप कह सकते हो कि आर्थिक राजधानी वहाँ उस शहर को माना जाता था। वहाँ पर एक समय में बहुत व्यापार होता था और दुनिया के व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैनचेस्टर में ही होता था। तो उस हिसाब से भारत का मैनचेस्टर किस उसको शहर को कहा जाता है? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास में, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत या इंदौर। तो जो सही उत्तर है वो है बी, अहमदाबाद। आप में से कई लोग कुछ और ऑप्शन चूज़ कर रहे होंगे क्योंकि कई लोगों ने मुंबई सोचा होगा, कई लोगों ने सूरत सोचा होगा। तो इसीलिए प्रिपरेशन आवश्यक होती है, क्योंकि कई बार हमें जो लगता है वो आंसर नहीं होता। तो सही ऑप्शन इज, जो सही आंसर है वो है आंसर बी या ऑप्शन बी, अहमदाबाद। नेक्स्ट 41st क्वेश्चन में कह रहे हैं द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद शेयरिंग रिवर वाटर्स अमंग स्टेट्स, या बी फ्लड कंट्रोल मेजर्स, सी वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल, डी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तो जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट जो है वो इन चारों में से किस हेतु बनाया गया, किस लिए बनाया गया है? जो एक नदी का पानी राज्यों में किस तरह से बटेगा, किस तरह से शेयर होगा, उसके निर्धारण के लिए, या बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए, या वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, या जो पेयजल है ड्रिंकिंग वाटर उसकी सप्लाई के लिए। तो ये तो आप नाम देखोगे तो नॉमनक्लेचर से ही आपको समझ में आ जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेयरिंग रिवर वाटर अमंग स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन,
हु इज़ द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो एक बुक है उसके ऑथर कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी बी आर अम्बेडकर और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही उत्तर है ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड डेटा बुक स्पीशीज? कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड डेटा बुक स्पीशीज। तो इससे जुड़े हुए 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इंडियन एलिफेंट, ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड, ऑप्शन सी बंगाल टाइगर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको रेड डेटा बुक के बारे में नहीं पता है तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो कह रहे हैं कि अ रेड डेटा बुक स्पीशीज रिफर्स टू अ प्लांट, एनिमल और अदर ऑर्गेनिज्म that is listed in the IUCN Red List, also known as the Red Data Book, which is an inventory documenting the global conservation status and risk of extinction for biological species. Being included as a Red Data Book species means the organism has been evaluated for its risk of extinction and classified in one of the several categories such as endangered, vulnerable, critically endangered, extinct in the wild और extinct among others। तो इसका मतलब अगर मैं साफ साफ बताऊं तो सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि किसी वनस्पति या किसी जीव जंतु या किसी पशु की वो स्पीशीज़ यानी कि वो प्रजाति जो कि या तो लुप्त हो चुकी है या लुप्त प्राय है या लुप्त हो सकती है या होने वाली है, वो सभी इस रेड डेटा बुक में आती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे ही जीव जंतुओं या वनस्पतियों के बारे में ये एक तरह का कैटलॉग है जिसमें उनकी जानकारी होती है और फिर विभिन्न देशों की सरकारें और संस्थाएं इनके संरक्षण का काम करती हैं। तो जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं इनमें से आपसे पूछा है कि रेड डेटा बुक स्पीशीज़ इनमें से कौन सी है। तो पहला है इंडियन एलिफेंट, दूसरा है स्नो लेपर्ड, तीसरा है बंगाल टाइगर और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इन सभी में से ये सारे ही ऑप्शन सही हैं 4th ऑप्शन के हिसाब से। तो सही ऑप्शन क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि दिए गए 4 जो ऊपर के तीनों जो ऑप्शन हैं वो सभी इसमें इस कैटेगरी में फॉल करते हैं या लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44वें प्रश्न में पूछा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और डी लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी। तो भारत में जो प्रधानमंत्री होता है उसको नियुक्त कौन करता है? तो ये 4 ऑप्शंस हैं और ये बहुत ही आसान है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट 45वां प्रश्न है द राइट टू एजुकेशन इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि जो भारत में जो शिक्षा का अधिकार है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है या फंडामेंटल राइट में आता है, लीगल राइट में आता है या नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से किसी में भी नहीं आता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी फंडामेंटल राइट, यानी कि शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार माना जाता है। ठीक है, तो 45वें का बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है विच इंडियन स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस। तो जो अभी हाल में जो सेंसस हुआ है, मतलब अभी जो भी हुआ होगा उसमें इनमें से कौन सा राज्य लिटरेसी रेट में यानी कि साक्षरता में सबसे आगे है, साक्षरता की जो दर है उसकी सबसे ज़्यादा है। तो 4 ऑप्शंस हैं केरला, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु
और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, केरला। और केरला बहुत समय से इसमें प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 47वां प्रश्न। इसमें पूछा है द सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन, यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है। पहला ऑप्शन है अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, यानी कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब। या दूसरा ऑप्शन है मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तब। तीसरा है सन कम्स बिटवीन अर्थ एंड मून, यानी कि जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो ये भी कंपैरेटिवली इजी आंसर क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ऑप्शन बी। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो चंद्रमा की छाया जो होती है वो उससे जो पृथ्वी है या वो हिस्सा जहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो पृथ्वी का वो हिस्सा जहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ता है वो आच्छादित हो जाता है। तो चंद्रमा की परछाई में वो हिस्सा आच्छादित हो जाने के कारण सूर्य की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँचती। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन है द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इज, मतलब भारत की सबसे बड़ी मरुभूमि या डेजर्ट कौन सी है। थार, रण ऑफ कच्छ, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या चोलिस्तान डेजर्ट। तो थार डेजर्ट, 48th क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इज, यानी कि भारत में जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन है थार डेजर्ट, दूसरा है रण ऑफ कच्छ, तीसरा है ग्रेट इंडियन डेजर्ट और चौथा है चोलिस्तान डेजर्ट। तो इनमें से सही ऑप्शन है ए, थार डेजर्ट। राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 49वां प्रश्न है द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव था वो भारत में किस वर्ष लॉन्च किया गया, 2012 में, 14 में, 16 में या 18 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2014 में। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया 2014 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था या शुरू किया गया था। लास्ट क्वेश्चन द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, जो किसी भी देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसको किस तरह से मेजर किया जाता है। पहला ऑप्शन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि ये चार ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और चौथा है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को इनमें से किस आधार पर मेजर करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं। ठीक है, तो विद दिस वी आर थ्रू विद दिस चैप्टर। आशा है आप सबको अच्छा लगा होगा, आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। जो आपको पहले से आता था वो आपका रिवाइज हो गया और जो नहीं आता था वो अब आपको आ गया। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, अपनी अगली क्लास में। जाने के पहले हो सके तो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने किसी मित्र से या किसी पारिवारिक सदस्य से जो भी इस तरह की प्रिपरेशन कर रहा है उससे आप चाहें तो उसे शेयर कर सकते हैं। और कोई कमेंट है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो हमें कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं आनंद आप सबसे अपनी अगली क्लास में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।